नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है आज के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर आपके लिए हम लोग एनालाइज करेंगे सबसे बेस्ट आर्टिकल्स थोरोली एंड इनके कॉज और इफेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है समझने में बिजनेस न्यूज़पेपर्स को, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जो हमारे फाइनेंस को, पॉकेट्स को अफेक्ट करते हैं, हमारे आगे के प्लानिंग को, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो या फाइनेंशियल प्लानिंग हो, इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। मैं ये भी बताऊँगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कार डीलर्स के बारे में। कार डीलरशिप्स देखेंगे अगर आप, तो 4 गुना राइज़ हुआ है फुटफॉल में। फुटफॉल का मतलब ये नहीं कि 4 गुना सेल्स बढ़ गई, लेकिन जितने लोग क्वेरी के लिए कार के शोरूम में आ रहे थे, अब वो 4 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। तो यूजुअली दिवाली के टाइम पे वैसे भी ट्रेंड ऐसा होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा फुटफॉल रहेगा। ज़्यादा लोग ट्राई करेंगे कि ठीक है, वो दिवाली के टाइम पे कार लें इंडिया में, ये ट्रेंड भी है। सो ऑटोमोबाइल डीलर्स के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे जितने भी स्पेशली फोर व्हीलर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थी, जैसे टाटा, मारुति, महिंद्रा, जितनी भी और कंपनीज हैं, महिंद्रा यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन और जो दूसरी कंपनीज हैं वो बहुत परेशान है क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके पास स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री, बहुत सारी जमा हो गई है। अब कार की इन्वेंट्री को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है, आप समझ रहे हैं? करोड़ों, हजारों करोड़ के कार्स को स्टोर करके रखना, और अगर वो बिक ना रहे हो तो ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसकी वजह से डीलरशिप्स काफ़ी परेशान हो गई थी और यही रीज़न है कि इस बार दिवाली पे डिस्काउंट्स भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप देखो टाटा, मारुति और दूसरे कार के शोरूम्स में जाकर के जो डिस्काउंट काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा टाइम है ये कार लेने के लिए। तो फुटफॉल अब फाइनली इंक्रीज़ हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में देखा गया ये। फेस्टिवल मंथ है जहाँ पे दशहरा है, फिर बाद में दिवाली भी आएगी। तो डीलर सोर्सेज़ कह रहे हैं कि जो इंक्वायरीज़ और बुकिंग्स हैं वो कम से कम 3 से 4 गुना हो चुकी है पिछले 2-3 महीने के कंपैरिजन में। लेकिन ये कंपैरिजन करना सही नहीं है। ये देखिए, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छा, बढ़िया दिखाने के लिए, पॉजिटिव दिखाने के लिए कंपेयर किया जा रहा हो, बट हमें देखना होगा कि लास्ट दिवाली और दशहरा, लास्ट ईयर, क्या फुटफॉल इतना ही था? ऐसा तो नहीं है कि लास्ट ईयर फुटफॉल यहाँ से 2 गुना ज़्यादा था जितना अभी है। तो फिर तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, राइट? कि सिर्फ 3-4 गुना ही ज़्यादा हुआ दिवाली और दशहरे पे भी। सो वी हैव टू कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर। जो इनिशियल साइन है आर एनीथिंग टू गो बाय, द फेस्टिवल सीजन इज़ ऑफ टू अ रोबस्ट स्टार्ट। यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल सीजन का। कहना है जितने भी ओईएम्स हैं और कंपनीज़ हैं इनका काफ़ी स्टेलर फीट थी, कंसिडरिंग 2023 में अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स कितनी हो गई थी? 5,47,246 यूनिट्स, और ये करीब-करीब 50,000 बढ़ चुकी थी फ्रॉम 2022 ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीरियड। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी होप है, मैं बोलूँगा कि इस बार कार सेल्स बढ़िया हो पैसेंजर व्हीकल की। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस स्टॉक वाइज़, तो आप देखिए टाटा का शेयर प्राइस देखेंगे, मारुति का देखेंगे, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। जबकि महिंद्रा तो लाइफ हाई पे चल रहा है, बाकी स्टॉक्स लाइफ हाई पे चल रहे हैं कार के। ये दोनों थोड़े पीछे इसलिए छूटे हुए हैं क्योंकि स्पेसिफिकली देखा गया है इन दोनों कार कंपनीज में कि स्टॉक बिल्डअप काफी हो गया है। इसका मतलब कि कार्स उस हिसाब से बिक नहीं रही थी जिस हिसाब से कंपनीज को एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टाटा मोटर्स और मारुति के इन्वेस्टर्स के लिए कि ये दिवाली बढ़िया जाए इन दोनों के लिए। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे, स्टील इंडस्ट्री के बारे में। अब हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखा, अब स्टील इंडस्ट्री की भी बात कर ही लेते हैं। स्टील इंडस्ट्री की कुछ अलग प्रॉब्लम्स है इंडिया में। फिलहाल बहुत बढ़िया इंडिया में डोमेस्टिक ग्रोथ है, इंडिया में मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है स्टील का, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इतने सारे हैं, स्टील की डिमांड एकदम बढ़िया है, प्रोडक्शन बढ़िया है, लेकिन एक अलग मुसीबत है। अब स्टील क्या है ना, देखिए यहाँ पे खाली इंडिया तो बना नहीं रहा है स्टील। चाइना हमारा पड़ोसी दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर तो है, प्रोड्यूसर तो है, लेकिन कंज्यूमर भी है। लेकिन कंज्यूम आप तब करोगे ना जब आपके देश में ग्रोथ हो रही है। तो चाइना में क्या हुआ? काफ़ी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ कम हो गई, नीचे आ गया एंड इसके बाद इनके पास काफ़ी सारा सरप्लस स्टील जमा हो गया। तो जब सरप्लस स्टील जमा हो गया, आपके पास स्टील पड़ा है, आप खुद सोच लो, आपका अगर बिज़नेस है, सामान पड़ा है, बिक नहीं रहा है, तो या तो आपको पूरा राइट ऑफ कर दो, उसको ज़ीरो कर दो, या फिर आप जो जो कॉस्ट थी आपकी बनाने की, उससे भी कम पे चाहे आप कहीं और बेच दो। तो आप क्या यहाँ पे डिसीजन लोगे कि भले ही अपने कॉस्ट से कम पे बेचना पड़े लेकिन कुछ तो पैसे आए। तो चाइना के साथ भी यही प्रॉब्लम रही क्योंकि चाइना में आप देखेंगे ग्रोथ नहीं हो रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल बेकार पड़ा था। तो इन्होंने अपना स्टील पूरी दुनिया के मार्केट्स में डंप कर दिया, और जिसकी वजह से जब सप्लाई बढ़ गई इंडिया में स्टील की, तो हमारे स्टील का दाम अपने आप घट गया।
और स्टील का दाम घटने से प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन आप उसका प्राइस नहीं सेट कर सकते। प्राइस जो है डिमांड सप्लाई के हिसाब से सेट होगा। तो अगर मार्केट में कोई बहुत बड़े प्लेयर्स आ जाएँ और ढेर सारा सरप्लस क्रिएट कर दें, तो आपके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि प्राइस तो आप सेट कर ही नहीं सकते हो, प्राइस डिमांड सप्लाई सेट करता है। आप समझ लो पेट्रोल का ही आपका बिज़नेस है। सऊदी अरेबिया को देख लो ना, पेट्रोल बेचती है, डीज़ल बेचती है, क्रूड ऑयल बेचती है, लेकिन वो खुद नहीं सेट कर सकती है उसका प्राइस। प्राइस डिमांड और सप्लाई सेट करेगा। तो कभी $20 पे भी आ जाता है उसका प्राइस, कभी $120 पे भी आ जाता है जब वो बहुत पैसे कमाती है। सो वैसे ही स्टील के साथ प्रॉब्लम हुई। अब अच्छी न्यूज़ ये आई है कि चाइना में सरकार ने काफ़ी बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। चाइना में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है रियल्टी सेक्टर को, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर को बूस्ट करे, जिसकी वजह से हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि चाइना का जो स्टील शिपमेंट इंडिया में आ रहा है, इंडियन पोर्ट्स में आ रहा है, वो इससे कम हो जाए और बाद में इवेंचुअली खत्म हो जाए। तो इंडस्ट्री एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो स्टिमुलस है, इससे चाइना का डोमेस्टिक स्टील डिमांड फाइनली बढ़ेगा और ये अपना जो एक्स्ट्रा स्टील है हमारे यहाँ बेचना बंद करेंगे, ताकि हमारे यहाँ भी प्राइस थोड़ी बढ़िया हो, प्राइस स्टेबिलिटी आए स्टील प्राइसेस में इंडिया में। जो मूव है इससे हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो मिलेंगे इंडियन स्टील कंपनीज के को स्पेसिफिकली। एंड लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा है, अभी जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस आर्टिकल में, वही लिखा है आगे कि डंप हो रहा था स्टील और दूसरे मेटल्स एंड जितनी भी कंपनीज हैं काफी परेशान थी इसकी वजह से। एंड अगर आप देखें, मैं बताता हूँ इसका असर क्या हुआ। मेटल इंडेक्स है इंडिया में, आप चेक करिएगा, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, वैसे ही निफ्टी मेटल भी है। मेटल इंडेक्स में सारी मेटल स्टॉक्स आते हैं। पिछले महीने 2 महीनों में अगर आप देखेंगे ये ऐसे नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। एंड जैसे ही चाइना के स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ लास्ट सितंबर से, आप देखिए सितंबर लास्ट के बाद यहाँ से ऐसी ग्रोथ आई है, इतनी बढ़िया रिकवरी आई है सारी स्टील कंपनीज में। सो ये क्या रीजन था ग्रोथ का? सिंपल रीजन था कि चाइना में जो बूस्ट एक्सपेक्टेड है इसकी वजह से हमारी कंपनीज को बहुत फायदा होगा। तो एनालिस्ट ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस रखना जरूरी है, देखना जरूरी है कि जो स्टिमुलस पैकेज चाइना में अनाउंस हुआ है, हो सकता है ये काम ही ना करे। अभी तक तो सारी पॉलिसीज फेल हो रही थी, हो सकता है ये भी फेल हो जाए, चांसेस हैं। तो फिर क्या होगा? फिर से इंडिया में स्टील प्राइसेस नेगेटिव नीचे चले जाएंगे और नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कंपनीज पे। तो जो लोग ये सोचकर तुरंत बहुत पैसा मेटल सेक्टर में डाल देंगे अभी कि नहीं 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 नहीं, चाइना में तो ग्रोथ होना ही होना है, अब ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि अगर नहीं हुआ, चाइना यहाँ पे फेल हो गया, तो हमारे स्टील सेक्टर भी काफी नुकसान झेलेगा। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से गवर्नमेंट के जो चाइनीज गवर्नमेंट के सरप्लस पैकेजेस हैं, जो स्टिमुलस है, किस तरीके से वो हेल्प करता है चाइनीज मार्केट को, एंड इससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को कैसे फायदा पहुंचता है। अब आता हूं मैं दूसरे आर्टिकल पर। इन्वेस्टर्स बेटिंग ऑन इवॉल्विंग एरियाज इन हेल्थ टेक। अब जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्यूचर पे बेट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं इनके पास, बहुत अच्छी रिसर्च है, ये लोग इस वक्त हेल्थ केयर पे फोकस कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक नीश है हेल्थ केयर में, हेल्थ टेक इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इसमें काफी पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्टार्टअप्स में। जो ऑनलाइन फार्मेसी है, डायग्नोस्टिक्स हैं, जैसे आज आप कल एप्लीकेशन पे डायग्नोस्टिक बुक कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी। डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ये इन्वेस्टर्स अब इसके बियॉन्ड मूव कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेक प्रोवाइडर्स हेल्थ केयर के लिए, अब्रॉड एंड सिंगल स्पेशलिटी हेल्थ केयर। तो काफी अब्रॉड आप मे बी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सर्विसेज को भी, यहाँ पे ये सोचा जा रहा है थ्रू डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे सिंगल स्पेशलिटी हेल्थ केयर की बात हो रही है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं वेरियस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड टू एंड नीड्स के लिए ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेस सच एज डायबिटीज, ओबेसिटी। एंड यहाँ पे आ रहा है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट। तो पार्ट ऑफ थीसिस क्या है कि वर्टिकली ये इंटीग्रेट करे सिंगल स्पेशलिटी को, जैसे कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेना है। और जैसे मैं इंडिया में बता दूं, इंडिया में ना मेडिकल टूरिज्म, सबको पता होगा कि बाहर से लोग, काफी लोग इंडिया में आते हैं इलाज कराने, क्योंकि इंडिया का हेल्थ केयर, लोग जितना भी कंप्लेन करें, डेवलपिंग इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी, काफी अच्छा है गिवन आवर पॉपुलेशन, जितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन साइज है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कुछ भी बिल्कुल लो कॉस्ट पे और बहुत ही हाई क्वालिटी, मतलब बिल्कुल लो कॉस्ट आप पे करो, बिल्कुल हाई क्वालिटी आपको सर्विसेज मिले, ये करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, वो भी इतने सारे लोगों के लिए। एंड इंडिया इज डूइंग क्वाइट गुड, मैं बोलूंगा इसके टर्म्स में। सो काफी लोग बाहर से भी आते हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली मैं बताऊं आपको अफ्रीकन कंट्रीज से। आप डेटा देखिएगा, जितनी भी मेडिकल टूरिज्म कंपनीज है इंडिया में, वो काफी इस पे फोकस रखती हैं। अफ्रीकन पेशेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे। एंड
अगर आप इस तरीके का डिजिटल सेटअप बनाते हैं कि इंडियन डॉक्टर्स बाहर के देशों में भी बाहर के लोगों को स्पेसिफिकली कुछ एरियाज में अगर हेल्प कर पाए, राइट, जहां पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वहां पे डॉक्टर्स की ही कमी है या फिर हाई क्वालिटी डॉक्टर्स की कमी है, नॉलेजेबल डॉक्टर्स की कमी है, उन कंट्रीज में हम काफी बढ़िया मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो it allows you to capture complete lifetime value of patient and create clinically backed care delivery models, lead to impact and outcomes. So काफी सारे वेंचर्स हैं, आप देखिए आउट ऑफ 7.6 बिलियन डॉलर्स जो रेज किया गया इंडियन स्टार्टअप्स के द्वारा टिल सितंबर, इस साल सिर्फ 931 मिलियन जो है हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में गया है। यस, मतलब अच्छा खासा शेयर, मोर देन 10% हेल्थ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में गया है अक्रॉस 113 राउंड्स अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ट्रैक्शन। एंड एआई लेड हेल्थ केयर स्टार्टअप है क्योर डॉट एआई, इन्होंने भी 65 मिलियन डॉलर्स रेज किए हैं सीरीज डी फंडिंग में। एंड ये एक मेडिकल इमेजिनिंग एआई पार्टनर है जो पार्टनरशिप करेगा हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ग्लोबली। एको है इंश्योरेंस स्टार्टअप, एंड इसके अलावा बहुत सारे और स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में जो फोकस कर रहे हैं हेल्थ टेक्नोलॉजी पे। जो फंड है इन्वेस्ट कर रहा है सिंस 2021 फ्रॉम इट्स $100 मिलियन फंड इन startups such as Beat O, which is personalized diabetes management platform। डायबिटीज मैनेजमेंट हो गया, तो काफी यहाँ पे रिसर्च की जरूरत है। मुझे लगता है ये तो एक ग्लिम्स है, इस आर्टिकल में हमने एक ग्लिम्स लिया है, ठीक है, बट देयर इज अ लॉट टू लर्न, हमें काफी डीप डाइव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आर्टिकल पढ़ के किसी हेल्थ टेक स्टार्टअप में जाके पैसे ही लगा दिए अभी तुरंत जाके मार्केट में, डोंट डू दैट। लेकिन वी कैन रिसर्च अबाउट इट कि इंडिया में कुछ ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऑल्दो डिजिटल हेल्थ टेक पे तो काफी कंपनीज काम कर रही है, बट किसके पास एज है, टेक्नोलॉजिकली कौन बेटर इक्विप्ड है, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। आते हैं अगले आर्टिकल पे, पिवट टू न्यूट्रल स्टैंस लाइकली। आरबीआई की यहाँ पे बात चल रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई अगर मुझे पूछे कि यार आरबीआई का काम क्या है, मैं बोलूंगा ये बैंकर्स बैंक है, ये बैंक्स का बैंक है। तो करता क्या है ये, सिर्फ बैंक्स की मदद करता है, सिर्फ बैंक्स को रेगुलेट करता है? नहीं, देखिए किसी भी देश में अगर आप जाएं जो हमारे टाइप का इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रही है, कई जगहों पर आप देखेंगे कि वहां पे सेंट्रल बैंक से उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज है, जैसे कि इन्फ्लेशन को कम करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जी, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में हो तो उसको कंट्रोल कंट्रोल करने की ड्यूटी यहाँ पे हमारे सेंट्रल बैंक की है। करेंसी से रिलेटेड अगर आप देखें जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, इसको देखना, देखरेख करना आरबीआई की ड्यूटी है। प्लस बैंक्स को तो रेगुलेट आरबीआई करता ही है। तो महंगाई को कम करने के लिए जो बहुत बढ़ गया था कोविड के टाइम पे और कोविड के बाद, आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दी है इंडिया में। अब वो ब्याज दर कई महीनों से आरबीआई ने ना घटाए हैं ना बढ़ाए हैं, बिल्कुल स्टेबल रखा है, फ्लैट रखा है। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि क्योंकि यूएसए में जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे ब्याज दर घटा दिए गए हैं। चाइना तो खैर कर रहा है लेकिन उसकी अलग प्रॉब्लम है। पूरे यूरोप में अगर आप देखें ब्याज दर घट रहे हैं, तो इंडिया में कब होगा, इंडिया में कब हमारे लोन सस्ते होंगे, कब कंपनीज के लोन सस्ते होंगे, कब बढ़िया पैसा मार्केट में आएगा, फ्लो आएगा। तो आरबीआई यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि चेंज करेगा अपने पॉलिसी स्टैंड को फ्रॉम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन टू न्यूट्रल एट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग जो 9 अक्टूबर को है, ड्रिवन बाय ईजिंग इन्फ्लेशन। एक तो इन्फ्लेशन का डेटा सही आ रहा है एंड ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। जीडीपी अगर आप देखें इस बार 6.7% डेटा आया, जबकि एक्सपेक्टेड था 7 के ऊपर आरबीआई को भी। सो यहाँ पे अगर हमें जीडीपी को बूस्ट करना है, जीडीपी को ऊपर लेके जाना है ग्रोथ को, तो वो तो पैसे से आएगा, पैसे से ही कंपनीज चलती है, राइट। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, नई कंपनीज आएंगी, तो पैसा मार्केट में तभी लोग लेंगे ना जब पैसा थोड़ा सस्ता हो जाए, ब्याज दर 10 की जगह 9% हो जाए, 8% हो जाए। तो ये बेसिकली कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है। अगर आप बहुत ही लेमन टर्म्स में सोचेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है कि रेपो रेट इस बार जो एपेक्स बैंक है हमारा ये सेम रखेगा, 6.5% ही रखेगा 10th कंसेक्यूटिव मीटिंग में, जहां कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो 3 डेवलपमेंट है जो स्टैंड आउट करते हैं। एक तो सॉफ्टर ग्रोथ नंबर्स, जो जीडीपी का डेटा आया, जैसा मैंने बोला 7% एक्सपेक्टेड था, 7% प्लस और 6.7% आया। इन्फ्लेशन जो लगातार नीचे जा रहा है, स्पेसिफिकली कोर इन्फ्लेशन। एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट जहां पे रेट हाइक से रेट कट हो रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया या आस पड़ोस की बात यहाँ नहीं चल रही है। तो एचएसबीसी की ग्लोबल रिसर्च है, उसका रिसर्च नोट का कहना है कि यहाँ पे स्टैंस चेंज हो जाएगा आरबीआई का, हॉकिश विड्रॉल होगा एंड यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंस आ जाएगा आरबीआई का। एंड ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट कट हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट का दिसंबर से या फिर फेब्रुअरी मीटिंग से। सो 2025 या तो 24 के एंड या 25 की शुरुआत से इंडिया में ब्याज दर घटने शुरू हो सकते हैं, एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसका तो हमें बहुत
दिनों से इंतज़ार है, क्योंकि हमारे होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स जितने भी डेट हैं वो सस्ते हो जाएँगे। आगे घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए भी बढ़िया न्यूज़ है, कार लोन्स के लिए बढ़िया न्यूज़ है एंड साथ में हमारी कंपनी जो पूरा काम लोन पे करती हैं। आप देखिए अडानी से लेके अंबानी तक, पैसा बहुत है इनके पास लेकिन काम सारा लोन पे होता है, तो इनके लोन्स भी सस्ते होंगे, तो हमारे क्या होगा फ़ायदा? हमारे जो शेयर प्राइसेज़ हैं, वहाँ पे भी कुछ बढ़त देखने को हो सकता है मिल जाए, क्यों? क्योंकि कंपनी के कॉस्ट बढ़िया हो जाएँगे, आरओआई बढ़ जाएँगे यूजुअली, तो काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक तो मॉडरेट हो गया है, जो महँगाई दर का प्रॉब्लम था, 4% का टारगेट था आरबीआई का, तो उससे काफ़ी क्लोज़ चल रहा है इस टाइम पे, क्लोज़ेस्ट चल रहा है पिछले 22 क्वार्टर्स में। सो हमें गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, वैल्यूएशन प्रीमियम ओवर चाइना नैरोज। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन ना कभी आप एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं देखोगे, हमेशा रिलेटिव वैल्यू वैल्यू पे देखोगे। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन की, ठीक है? स्टॉक मार्केट की वैल्यू अगर देखें तो चाइना का मार्केट जो है अपने हाई से 50% नीचे चल रहा था कुछ ही दिन पहले, 50%। और इंडिया का कहाँ चल रहा था? इंडिया चल रहा था लाइफ हाई पे। यस, यहाँ पे इंडिया चल रहा था लाइफ हाई पे, जो प्रीमियम पे चल रहा था, हम कह सकते हैं जो प्रीमियम था इंडिया के इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन का चाइनीज मार्केट के इक्विवेलेंट, वो अब बहुत तेजी से श्रिंक हो गया, कम हो गया, क्योंकि एक तो दलाल स्ट्रीट जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है काफी नीचे आया है, अभी 1200 पॉइंट नीचे आया है। एंड साथ में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स अगर आप देखेंगे, जो चाइना का इंडेक्स है, वहां पे काफी तेजी आई है, बहुत बड़ी तेजी आई है, 20% ऊपर आ गया एक हफ्ते में। तो काफ़ी यहाँ पे हो सकता है कि जल्दी चाइना रिकवर कर जाए एक तो, और जो कर भी चुका है। अगर कंपैरिजन के लिए देखें तो सेंसेक्स का वैल्यूएशन है वो प्रीमियम पे रहा है ओवर चाइना ऑन एवरेज 48% इन द पास्ट 15 ईयर्स। सो यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि हो सकता है इंडिया में जो रीजन है मार्केट के नीचे जाने का वो ये है कि लोग पैसा लगा दे रहे हैं कहाँ पर? लोग पैसा लगा दे रहे हैं चाइना में। जितने एफआईआईज हैं उनको ये लग रहा है कि यार इंडियन मार्केट लाइफ हाई पे चल रहा है। तो कई बार हम भी ये करते हैं, हम देखते हैं स्टॉक बहुत बढ़िया लाइफ हाई पर है और एक स्टॉक ठीक-ठाक है लेकिन ये 50% 60% नीचे चल रहा है तो हम वहाँ पैसे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो नीचे है और नीचे नहीं जा सकता। तो एफबीआई भी एफ सॉरी जितने एफपीआईज़ हैं, हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड एफआईआईज़ ये भी ऐसा सोचते हैं। तो इंडिया के मार्केट इन्हें महँगे लग रहे होंगे थोड़े, तो पैसा यहाँ से वहाँ गया है। वहाँ का पी रेशियो अगर देखें आप तो 16 टाइम्स आ चुका है एट द एंड ऑफ सितंबर। जो पहले कितना चल रहा था? सिर्फ 13.7 अगस्त में। तो सही में मार्केट बहुत सस्ती थी वहाँ पे। जबकि इंडिया का अगर आप देखेंगे तो ये 22 से 24 चल रहा था, तो चाइना से तो काफ़ी महँगा ही रहा है। और इस वक़्त चाइनीज़ इक्विटी मार्केट जो है क्लोज़्ड है एनुअल हॉलिडेज़ के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, यूजुअली यहाँ पे ऐसा ही रहता है। सेंसेक्स में आप देख ही सकते हैं कि 24, 25 इस तरीके के हमारा पी रेशियो चल रहा है। पी रेशियो बेसिकली क्या होता है ना कि आप समझ लो एक कंपनी हो, आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए, ठीक है? अब आप लिस्ट कर रहे हो अपने आप को, आप बोलोगे कि मैं देखो साल का कमाता हूँ 10 लाख रुपए, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। तो मेरी वैल्यू, अगर आज कोई मेरी जॉब की वैल्यू निकाले, तो मैं इसका 10 गुना माँगूँगा। ठीक है? 10 गुना वैल्यू होनी चाहिए प्रीमियम पे, क्योंकि आगे बढ़िया ग्रोथ भी होगी, इंक्रीमेंट्स भी होंगे, मेरे बोनस भी मिलेगा। तो अगर आज ये जॉब को आप समझो कि आपका प्रोडक्ट है, उसे बेचना चाहो किसी को कि तू ये मेरी जॉब ले ले, आज आप उससे 1 करोड़ लोगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जितनी आपकी इनकम है आज 10 लाख रुपए, उससे आप 10 गुना ज़्यादा माँग रहे हो कि तू ये मेरी जॉब ले ले। वैसे कंपनीज़ हैं, मेरे पास शेयर है रिलायंस का, ठीक है? एक शेयर है ₹2500 का रिलायंस का, मान लीजिए, एंड ₹250 रिलायंस कमाती है, तो 10 गुना ज़्यादा माँग रही है रिलायंस। है कि नहीं? अगर 250 कमाती है एक शेयर पे। सो यही पी रेशियो होता है, और पी रेशियो इंडिया में, मतलब इंडिया की कंपनी जितना कमाती है उसका 24 से 25 गुना वैल्यूएशन पे चल रही थी वो, और चाइना में वही 13-14 चल रहा था। तो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें तो डिफरेंस था, जिसकी वजह से ये देखने को मिला इवेंचुअली कि चाइना में ग्रोथ आई, पैकेजेस भी काफ़ी अनाउंस किए हैं उसके बाद, एंड इंडिया में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, व्हिच वाज़ नेचुरल, क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट अच्छे बुल रन में चल रहा है। आता हूँ मैं आखिरी आर्टिकल पे, और ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और ये है प्रोडक्टिविटी बूस्ट के बारे में। देखिए प्रोडक्टिविटी बूस्ट मैं कई बार अलग-अलग टॉपिक पे डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा हो गया है कि वो सारे न्यूज़ और सारे डेटा तो मुझे याद हो गया है बोल-बोल के, और मेरे जितने व्यूअर्स हैं पुराने, उनको भी याद हो गया होगा। अब देखिए शुरुआत वहीं से हुई है इस आर्टिकल की भी, ये जो एडिटोरियल है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले राइटर्स इंडिया के बारे में कंप्लेन करते हैं। देखिए जो बनता भी है कि हमारे जो जीडीपी है उसका हम 0.7% ही सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, जो बाकी कंट्री से बहुत कम है, डेवलप्ड कंट्रीज से तो और भी कम है। स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज भी अगर श्रीलंका और कुछ दूसरी कंट्रीज देखें, वहां से भी कम है इंडिया का। तो काफी यहाँ हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। देखिए वही सेम चीजें लिखी हुई है इसमें भी स्टार्टिंग में, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे कुछ बढ़िया डेटा इन्होंने कोट किया है उसके आगे। तो इंट्रो तो हमें पता है कि वही है कि इंडिया में ये आर्ग्यू किया जाता है कि इंडिया को ना अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। प्रोडक्टिविटी मतलब 1 घंटे में मान लो ₹100 का आउटपुट आ रहा है, एक एम्प्लॉयी अगर काम कर रहा है तो फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वही प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो वो आधे घंटे में हो सकता है कर दे वही ₹100 का काम। तो ओवरऑल 8 घंटे जब आपकी कंपनी चलती थी तो आप पहले डेली ₹1000 कमा रहे थे, अब आप 1500 कमा सकते हैं और हर इकोनॉमी हर कंपनी चाहेगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। बट यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट आउट किया गया कि एक्चुअली ऐसा है नहीं, जैसा सबको लगता है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप खर्च कर रहे हो ना ज़्यादा पैसा, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए इससे। येस, तो सबसे पहले तो राइटर ने ये बोला कि इंडिया को भी 3% पे ले आना चाहिए जीडीपी ग्रोथ रेट को ये वो, बट वी हैव टू इग्नोर दिस अभी, ठीक है? क्योंकि हर आर्टिकल में हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है, जिन्होंने दिखाया है कि अगर इंक्रीज हो जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे पर, पर्टिकुलरली यूएस की बात हो रही है, इससे कोई इंप्रूवमेंट हुई नहीं है प्रोडक्टिविटी में। इन्होंने ये बताया अपने फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के लेटेस्ट आर्टिकल में, जो आईएमएफ ने पब्लिश किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ताकि पॉलिसी मेकर्स पॉसिबल जो एरर्स हैं, गलतियां हैं, वो अवॉइड कर सके। ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज में अभी डिसीजन ले रहे होंगे। ऑल्दो आई डाउट कि पॉलिसी मेकर स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, बट वी कैन एक्सपेक्ट आवर ब्यूरोक्रेट्स टू डू दैट। एक्सपेंडिचर जो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बाय यूएस 1980s में, ये था करीब 2.2% जीडीपी का। ये 1980 का डेटा है। अब ये बढ़ गया और कितना आ गया, 3.5% हो गया रिसेंट ईयर्स में। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी, एवरेज आउटपुट ग्रोथ जिसे मैं बोलूंगा प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे ये देखिए 1.3% था ये 1960s में। 85 में सॉरी बिटवीन 1960 एंड 1985 ये बात हो रही है, इस 25 सालों में 1.3% था प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, एंड ये डिक्लाइन हो गया है सब्सिक्वेंटली। ठीक है, बस 2000 ईस्वी में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था बीच में, बट सब्सिक्वेंटली एंड सब्सटैंशियली इन डेकेड्स प्रोडक्टिविटी यूएस में गिरते जा रही है, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा डबल ऑलमोस्ट हो गया है, 50% इंक्रीज हो गया है लेट्स से। ये जो पैराडॉक्स है ना, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। जैसे पैसा ये रिसोर्स है या टाइम है, उसको किस तरीके से आप एलोकेट कर रहे हैं, कहाँ पे कितना लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइज। रिसर्च ये बता रहा है कि जितने छोटी कंपनीज है ना, ये बहुत इनोवेटिव है। एंड जैसे स्टॉक बॉक्स की भी मैं बात करूं, अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, वी हैव टू इनोवेट क्योंकि वी डोंट हैव इनफ, ऐसा पैसा नहीं है हमारे पास, राइट? एंड वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू कैप्चर मार्केट। तो हमें रियली वी वांट टू डिलीवर जेन्युइन सर्विसेज कि बंदा हमारे साथ अगर काम करता है तो वो बहुत अच्छा फील करे, वो वापस हमारे पास आए। एंड कोई भी प्रॉब्लम है उसे हम पैसे से सॉल्व कर सकते, तो फिर हम स्टार्टअप थोड़ी होते। पैसे से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो हमारा क्या है कि दिमाग लगाओ, जितना स्मार्ट आप बन सकते हो बनो, स्टिंजी भी बनो थोड़ा, और इनोवेशन लाओ जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमारी खुद की भी और क्लाइंट्स की भी। अब सारे स्मॉल फर्म्स के पास ऑप्शन ही नहीं है इनोवेशन के अलावा, लेकिन लार्ज डोमिनेंट कॉर्पोरेशन क्या करती है ना, कि इनका जो फोकस होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक मूव पे। इनोवेशन को अगर आप हटा दें, क्योंकि इनोवेशन इनका मेन गोल नहीं है, इनका मेन गोल है स्ट्रेटेजिक मूव पे फोकस कर रहा है, जहां पोटेंशियल आउटपुट वो देखते हैं कि क्या आता है। इनफ एविडेंस है इस चीज के लिए कि मार्केट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है रीसेंट डेकेड्स में अक्रॉस सेवरल इकोनॉमीज। एविडेंस देखें अगर आप इटली से, एक इटली का एग्जांपल ले रहे हैं कि बिजनेसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना साइज में, वो ज्यादा पॉलिटिशियंस हायर कर रहे हैं और इसकी वजह से इनोवेशन सफर कर रहा है। आप समझ रहे हैं, बड़े बिजनेसेस पॉलिटिशियंस को ज्यादा हायर कर रहे हैं। लार्ज कॉर्पोरेशन क्या करते हैं कि इनको ग्रोथ से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि जहां तक वो पहुंच चुके हैं ना उसको ही बचा करके रखें। आगे वो ग्रो नहीं भी करेंगे तो पैसे आ रहे हैं, स्टेबल कैश फ्लो है, सब कुछ है। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्या करना, इनोवेट करना या नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देना। तो खाली ये तरीका नहीं है कि आप अपने छोटे बिजनेसेस को खरीद लो या पोटेंशियल स्मॉल राइवल्स जो है उनको खरीद लो, लेकिन ये रिसर्चर्स को हायर करते हैं स्मॉलर फर्म्स में से एट प्रीमियम। इवन दो ये नेसेसरली डिजर्व नहीं करते हो, तब भी रिसर्चर्स को ये ज्यादा पे करके उठा लेंगे वहां से। 48% ऑफ इन्वेंटर्स जो है यूएस में, उन्होंने काम किया है लार्ज एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, कंपनीज एटलीस्ट 20 साल पुरानी एंड जो 1000 लोगों से ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। 2015 तक अगर आप नंबर देखेंगे 58% हो गया। ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसी जगहों पे रोल पे रखे गए जहां पे वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सफर भी करता है, जिसका एडवर्स इंप्लीकेशन होता है ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। तो बिग फर्म्स यहाँ पे काउंटर कर रही है इनोवेशन को इस तरीके से कि वो अच्छे रिसर्चर्स को, जहां उन्हें बढ़िया पे नहीं मिल पा रहा हो किसी स्टार्टअप में या छोटी कंपनी में, वहां से हायर करके भले ही कुछ बहुत आउटपुट ना यूज कर रही हो, बट उन्हें वो पे ज्यादा कर रही है। एंड इसकी वजह से यस,
सफ़र कर रहा है क्या? इनोवेशन। एंड कुछ इनसाइट्स हमें मिल सकता है डेवलपिंग इकोनॉमी से भी, जैसे कि इंडिया, जहाँ पे बहुत एसेंशियल है कि लार्ज कॉर्पोरेशन जो है लेवरेज करे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बड़े स्केल पे काम करे और उससे बढ़िया इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा उठाएं। लेकिन गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कंपनीज अपना डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करें और कंपटीशन को स्टिफल कर दें। टू बी फेयर, ये अनअवॉइडेबल है, बड़ी कंपनीज डोमिनेट करेंगी ही करेंगी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो ये बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए इतनी लार्ज कॉम्पिटिशन्स को एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉल एंड इमर्जिंग बिजनेसेस। यस, तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे, बट इस तरीके से नहीं कि नुकसान हो एक का फायदा हो, तो गवर्नमेंट की वजह से, नॉट न्यूट्रली बट गवर्नमेंट की वजह से। एंड पोटेंशियली डेवलप कर सकता है एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटिव मैं बोलूँगा बिजनेसेस हैं, जिसके वजह से सब्सटैंशियल प्रोडक्टिविटी गेन्स हो सकती हैं इकोनॉमी में। तो प्रोडक्टिविटी गेन्स तब होंगी जब स्मॉलर फर्म्स को अलाउ किया जाएगा कि वो इनोवेट कर पाएँ, डिस्टर्ब कर पाएँ। एंड जो बड़े फर्म्स हैं उनको वॉच किया जाएगा उन पे कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके डोमिनेट ना कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सारी छोटी फर्म्स को खरीद लिया, उनके सारे टीम को हायर करके अपने यहाँ रख लिया, खाली बिठा दिया, ताकि वो ग्रो ना कर पाएँ। तो क्योंकि ऑलरेडी छोटे फर्म्स जो हैं, वो काफ़ी डिसएडवांटेज पे आ जाएँगे। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को इससे कुछ सीखना चाहिए जब वो पॉलिसीज बनाते हैं इनोवेशन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए अपनी अपनी कंट्रीज में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, बिल्कुल मत भूलिए, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।